अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पाकिस्तान का इंशाल्लाह ताला सबसे ईजीएस्ट जो सेशन होगा, और मैं हमेशा से मेरा मोटो रहा है बीइंग अ टीचर कि स्टूडेंट्स के लिए चीज़ों को जो है इजी करके प्रेजेंट करना, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है स्टडी में डेवलप हो सके। और इस सेशन का मकसद भी होगा, क्योंकि इससे जो प्रीवियस सेशन हमारा चल रहा है उसके अंदर भी मैंने चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो है सिंप्लीफाई किया है। और इसका रिज़ल्ट ये है कि जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो चीज़ों को जो है गो थ्रू कर पा रहे हैं। तो आपके साथ भी मेरा मोटो या मेरा इंटेंशन यही होगा कि हम चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से गो थ्रू कर पाएँ। और आज से जो है फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे फ़ीस सबमिट जो है करवा दी थी। बाकी जो है इंशाल्लाह ताला ये हमारा इस वीक का लास्ट लेक्चर होगा। सैटरडे संडे ऑफ होगा, तो मंडे से जो है वही स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन करेंगे जो कि रजिस्ट्रेशन जिनकी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो आज के लेक्चर में हम जो है हमारा काम करने का जो स्टाइल है, कल मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था आपको चीज़ों के बारे में। आज हम देखेंगे हम किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से हम चीज़ों को जो है लेके चलेंगे, कितने सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे और इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले मैं आपके सामने जो है स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। आपको जो स्क्रीन विजिबल हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक है जी। ये स्क्रीन आपके सामने जो शेयर हो चुकी है। तो हमारा जो टारगेट है, जो हमारा फर्स्ट आइडिया है, लेक्चर के दूसरे पार्ट में मैं आज आपके साथ जो एम्प्टी के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँगा। लेकिन फ़र्स्ट पार्ट में आज हमारा जो है होमवर्क जो है वो स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़ाया करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है और शो अप करने के लिए भी नहीं है। तो हम लोगों ने चीज़ों को सिलेबस को कवर करना है, और टाइम हमारे पास जो है वो 4 मंथ्स का तो हमने टारगेटेड टाइम रखा हुआ है। लेकिन इस चीज़ को इंशाल्लाह ताला हम इससे जो है अगर प्रोलॉन्ग भी चलता है तो वो मैं चीज़ों को जो है यहाँ इससे पहले भी ख़त्म हो जाता है। तो वो इट डिपेंड्स कि हम कितना जो है इसको रिगरस तौर पे लेके चलते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि हमारा जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहला पेपर है जो हम करेंगे रोज़ाना का डेली बेस पे अपनी डायरी में, क्योंकि एक डायरी बेस सेशन था। तो इसके अंदर जो पहला हम होमवर्क करेंगे दैट वुड बी इंग्लिश। और इंग्लिश के अंदर जो है आप लोगों को जो चीज़ लेके चलना है, जिस पे काम करना है, दैट इज़ इंग्लिश राइटिंग। क्योंकि सीएसएस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एक्सप्रेशन। अगर आपका एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग है, एक्सप्रेशन जानदार है, तो आप जो है बड़ा इजीली जो है चीज़ों को जो है गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपका एक्सप्रेशन नहीं है तो आप जो है चीज़ों को आपके लिए करना जब बहुत ज़्यादा जब मुश्किल हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है। राइटिंग के लिए सबसे पहले जो है इसकी जो बेस है, उसकी जो फाउंडेशन है, दैट इज़ पैराग्राफ। और पैराग्राफ राइटिंग के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी दैट वुड बी सेंटेंस। तो सेंटेंस पे अगर हमारी कमांड है, क्योंकि होता यूँ है पाकिस्तान में जो मोस्टली अकेडमीज़ हैं वो यूँ करती हैं कि वो आपके साथ जो है वो चार्ज करती हैं इंग्लिश के ऊपर अलहदा से सेशन, बाकी सब्जेक्ट्स के अलहदा से। लेकिन सीएसएस अगर आप इस तरह अलग-अलग अकेडमीज़ ज्वाइन करेंगे तो ना तो आपका जो टाइम मैनेज हो पाएगा और आप बहुत ज़्यादा जो वेवर्ड हो जाएंगे, आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे। क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक यूनिक पैटर्न या एक ही मेंटोर को फॉलो करें। इससे ये होता है कि आपका जो है अगर एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इंग्लिश राइटिंग के अंदर जो मैंने बच्चों को शुरू करवाता हूँ यहाँ से, जो बिल्कुल जिनकी बेस भी वीक है, ये ऑलमोस्ट हमारा 2 वीक्स का फाउंडेशन कोर्स होता है, जिसके अंदर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव्स, पैसिव्स और टेंसेस को लेके चलते हैं। अब सेंटेंस की 2 बेसिक टाइप हैं, 2 बेसिक टाइप्स, ठीक है। और ये हमारी होमवर्क बेस्ड एक्टिविटी होती है, ताकि बच्चे के हाथ से एक दफ़ा चीज़ें जब बेसिक से दोबारा से गुजर जाएँ अगर उसने पहले की भी हैं। 2 बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस जो हैं वो कौन सी हैं, ये ज़रा समझिएगा। 2 बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस, एक वो है जिसके अंदर एक्शन हो रहा होता है, और नंबर 1 इज़ दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इन विच यू फाइंड सम एक्शन। और दूसरा वो है जिसके अंदर जो है एक्शन नहीं हो रहा होता। नंबर 2 इज़ नॉन एक्शन, ठीक है। ये 2 तरह के सेंटेंसेस हैं जिसको हमने कमांड हासिल करनी है। जब भी हम बोलते हैं, फ़िक्रा लिखते हैं, उसके अंदर हमें एक्शन और नॉन एक्शन फ़िक्रे का डील करना पड़ता है। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले जो है नॉन एक्शन सेंटेंस से स्टार्ट लेंगे। ये इंग्लिश के सबसे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, और उनकी मैंने अपने ग्रामर के नोट्स में इनकी सारी डिटेल में बाइफर्केशन की है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो बच्चे हमारे साथ चलेंगे। अच्छा, नॉन एक्शन सेंटेंसेस क्या हैं? मेरा मकसद ये है कि जो बच्चे मैंने बताया कि सीएसएस करना चाहते हैं, जिनकी वीक एवरेज और जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनको कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल आसानी के साथ चलें। मैंने आपको बताया था कि सीएसएस का मकसद जो है ये सेशन में इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगनी शुरू हो जाएंगी और आपको जो है मज़ा आएगा काम करने का भी। अच्छा, नॉन एक्शन सेंटेंसेस क्या हैं? जिसके अंदर एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ एक इतला दी जा रही है, एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक कमरा है, वो एक मेज़ है, तो जिसमें हम इशारा करके किसी चीज़ की तरफ बता रहे हैं। पहली टाइप तो वह जिसको हम कहते हैं इंडिकेटिव या डेमोस्ट्रेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर हम इंडिकेटिव प्रोनाउन या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे होते हैं, दिस और दैट का इस्तेमाल। तो ये इंडिकेटिव सेंटेंस हैं।
या इन्फॉर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर आप सिर्फ इंडिकेशन देते हैं। अब मैंने किया क्या है, साथ साथ इनकी जो है ना मैंने एक्सरसाइजेज डिवाइस कर दी हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो है इसका होमवर्क आपको जो है डेली की बेस पे करना होता है। जैसा कि ये देखिएगा, हमारी जो पहली एक्सरसाइज है ये होगी नॉन एक्शन सेंटेंसेस की, यूज़ ऑफ दिस एंड इट, ये आ जाएगा उसमें। सेकंड एक्सरसाइज होगी दिस और दीज, थर्ड दैट, फोर्थ दोज, और उसके बाद फिर प्रोनाउन का इस्तेमाल आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइजेज इस तरह। इसके बाद जो नेक्स्ट आपने ये आज हम जो है पहले नॉन एक्शन सेंटेंसेस कंप्लीट कर लेंगे। हमने स्पीडीली आगे बढ़ना है और बेसिक पे ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं हम करेंगे। इंडिकेटिव सेंटेंसेस वो हो गए जिसके अंदर आपका दिस, दैट, दीज और दोज का इस्तेमाल आएगा। फिर उसके बाद आ जाता है ऐसे सेंटेंसेस जो कि है नॉन एक्शन लेकिन जिसके अंदर किसी चीज़ की मौजूदगी का इजहार किया जाता है, प्रेजेंस किसी चीज़ की शो की जाती है, तो उसके लिए हम यूज़ ऑफ देयर करते हैं, देयर का इस्तेमाल। ये वाले सेंटेंसेस होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस शहर में एक अस्पताल है, तो देयर इज़ अ हॉस्पिटल इन दिस सिटी। अब ये क्या है, देयर का इस्तेमाल, देयर इज़ अ हॉस्पिटल इन दिस सिटी। फिर मैं कहता हूँ कमरे में एक बेड है, देयर इज़ अ बेड इन द रूम। अच्छा, यहाँ पे मैं ग्रामेटिकल एक पॉइंट आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। दी हमने क्यों लगाया यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है बच्चों में। दी लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। दी का रूल यह, दी डेफिनेट आर्टिकल है, 3 आर्टिकल होते हैं। साथ साथ मैं ग्रामर के पॉइंट भी आपको बताता जाऊँगा क्योंकि इंग्लिश तो मेरा बेसिक सब्जेक्ट है। ए और एन जो है इनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ये ज़रा पॉइंट ज़रा गौर से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दी जो है इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अच्छा, अब इनमें फ़र्क क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में फ़र्क क्या है। जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ना, ये उन चीज़ों के साथ लगता है जिनको हम जानते नहीं होते, जो हमारे लिए अननोन होती हैं और सिंगल होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, जब मैंने कोई फ़िक्रा या कोई कहानी स्टार्ट की, वंस अपॉन अ टाइम, अगर आपको याद हो, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, ये लाइन अगर आपको याद हो, हम मैट्रिक से करते आ रहे हैं। आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, आ टाइम और आ क्रो। इसका मतलब पता क्या है कोई एक वक्त है, वो वक्त ख़ास नहीं है। मतलब उस एज के बारे में आप डेफिनेट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, कोई एक टाइम था। और ये जो क्रो है ये भी कोई ख़ास कवा नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ इन द मुग़ल एज, अब यहाँ पे मैंने दी मुग़ल एज लगाया, क्यों, ये एज ख़ास है, ये मुग़ल इरा को, मुग़ल एज को रिप्रेजेंट करती है। तो दी डेफिनेट आर्टिकल है, जो चीज़ डेफिनेट होती है, जो ख़ास होती है, जिसका लोगों को पता होता है, उसके साथ जब हम आर्टिकल यूज़ करते हैं तो दी यूज़ करते हैं। और आ हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के साथ जो कि हमारी डेफिनेट नहीं होती। ये पॉइंट ज़रा आप इसमें ध्यान में रखिएगा। और ख़ाली अगर आप लगाते हैं तो वो, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये फ़िक्रा था देयर इज़ अ बेड इन द रूम, हम इसको यूँ क्यों लिख सकते हैं, उसकी रीज़न ये है, अगर हम लिखेंगे देयर इज़ अ बेड इन रूम तो खाली रूम जो है वो एग्जिस्ट ऑड लगता है, क्योंकि रूम एक नाउन है, कमरे को शो करता है। पूरी दुनिया में जो भी कमरा है उसके लिए रूम इस्तेमाल करते हैं। जब हम आ रूम कह देते हैं तो इससे मुराद है कि कोई एक कमरा जिसको हम नहीं जानते। जब दी रूम कहेंगे तो किसी खास कमरे की बात होगी जो हमारे घर का है, जिसका पहले जिक्र हो चुका है फ़िक्रे में। और जब किसी चीज़ का पहले फ़िक्रे में जिक्र हो चुका है उसके लिए भी फिर हम दी इस्तेमाल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी स्टोरी में आगे बढ़ेंगे तो हम दोबारा जब लिखेंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, अब एक क्रो को हमने जो मेंशन कर दिया, हम कहेंगे द क्रो वाज या दैट क्रो वाज। हम अब दोबारा जब फ़िक्रा अगले फ़िक्रे में इसको द आ क्रो नहीं कहेंगे, हम इसको द क्रो कहेंगे। उसकी रीज़न क्या है, अब दी से मुराद ये है कि ये ख़ास हो गया, ये वही कौवा है जिसका मैंने पीछे जो अभी ज़िक्र किया है। तो दी क्या करता है, ये बताता है कि पीछे ज़िक्र एक दफ़ा हो चुका है, इंट्रोडक्शन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे दी नहीं लगाऊंगा तो फिर इसका मतलब है ये पीछे वाला कौवा नहीं, ये कोई और कौवा बन गया। तो दी एक तो आता है किसी चीज़ को मेंशन करने के लिए जिसको आप जानते हैं, क्योंकि अब ये कौवा यहाँ पे हम ये बता रहा है दी कि पीछे वाला एक कौवा है, कोई और नहीं है, अब ये ख़ास हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें ग्रामर की हम साथ साथ लेके चलेंगे। अच्छा, एक हमने यूज़ करना है पहले दिस और दैट का, फिर देयर का। उसके बाद हमने पोजेशन के लिए आज इस्तेमाल करना है होमवर्क जो मिलेगा बच्चों को, क्योंकि मेरा मकसद ट्रायल देना नहीं है आज मेरा मकसद ये है कि जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो। बाकी तो आप लोग जो है सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने इसलिए ज्वाइन करवाया कि ताकि वो देख सकें कि हम काम किस तरह से कर रहे होंगे। पोजेशन के लिए जो है हम लोग हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। ये वाले सेंटेंसेस का होमवर्क करना होगा आज आपको। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेन, ये भी मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है। एंड यू हैव अ
पेंसिल, क्योंकि इतने टाइम में हम क्विक रिवाइज़ करके ग्रामर को आगे निकलते जाएंगे और साथ साथ चलते जाएंगे। मेरे पास जो लास्ट सेशन में बच्चे थे, अब माशाल्लाह वो अपने ऐसे लिख रहे हैं और चेक करवा रहे हैं। प्रेसी का भी कल उन्होंने होमवर्क करके चेक करवाया बड़े ज़बरदस्त तरीके से, यानी 1.5 माह के अंदर उन्होंने ऐसे और प्रेसी लिखना शुरू कर दिया है। स्टार्ट उन्होंने भी यहीं से लिया था। तो मेरा मकसद ये है कि आपको एक ही सेशन के अंदर जो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड कर दी जाएँ। फिर इसके बाद आ जाता है जी आपका हैज़ और हैव का इस्तेमाल पोजेशन के लिए, और ये नॉन एक्शन सेंटेंसेस हम कर रहे थे आज। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आता है उसमें हम अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। ये भी मलकियत की किस्म है। फॉर एग्जांपल अपोस्ट्रॉफी क्या है? अपोस्ट्रॉफी से मुराद ये है अपोस्ट्रॉफी कॉमा, लाइक हम कहते हैं किसी इंसान की चीज़ बताने के लिए, फॉर एग्जांपल इट इज़ असलम्स खा, इट इज़ असलम्स कार। तो किसी का नाम लिख के हम साथ एक छोटा सा कॉमा लगा देते हैं, इसको हम अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। ये मलकियत शो करती है, आमतौर पे जानदारों या इंसानों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर बेजान चीज़ होगी तो हम इसको लिखेंगे दी हैंडल ऑफ द डोर। अच्छा, यह भी ग्रामर का मैं दोबारा आर्टिकल आपके साथ क्लियर करूँ। आ हैंडल ऑफ द डोर, दोनों में क्या फ़र्क है? आप दी हैंडल ऑफ द डोर भी लिख सकते हैं, आ हैंडल ऑफ डोर भी लिख सकते हैं। आ हैंडल ऑफ डोर से मुराद है कोई एक दरवाजे का हैंडल। जब आप लिखेंगे दी हैंडल ऑफ दी डोर तो आपके ज़हन में होगा आपके ख़ास घर का कमरा या घर का दरवाज़ा है जिसको आप पहले से जानते हैं, किसी ख़ास कमरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। दोनों ठीक हैं, लेकिन इसमें यह है कि ये ख़ास कर रहा है इसे, और ये जो है ये कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे, ये तो आज का आपका होमवर्क हो जाएगा, इसके अंदर जो है ये एक्सरसाइजेज़ हैं आपकी। उसके बाद जो है आज फर्स्ट डे मैं सिर्फ 10 एक्सरसाइजेज दूंगा। उसके बाद जो हम हाउ मैनी, हाउ मच, इनका यूज़ करेंगे। अनकाउंटेबल, काउंटेबल्स में अपोस्ट्रॉफी आ गया, और ठीक है। नेक्स्ट में हम ये इंशाल्लाह ताला पहले नॉन एक्शन कंप्लीट करेंगे, वेयर, व्हाट वगैरह के जो सेंटेंसेस है ये थोड़े से बच्चों को प्रॉब्लमेटिक होते हैं, तो अगले लेसन में हम इनको साथ लेके चलेंगे। ये तो आपका इंग्लिश का होमवर्क जो है डायरी में ऐड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आज 2 एक्सरसाइजेज आपने करनी है, 2 पार्ट्स, 10 एक्सरसाइजेज बन जाएंगी इसकी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, हम इसी तरह से जो नेक्स्ट में आ जाता है आपका साइंस का सब्जेक्ट जो हमने साथ स्टार्ट करना है। साइंस के अंदर से हम क्या करेंगे, मैंने आपसे ये कहा कि हम इंशाल्लाह ताला सिंपल से बिल्कुल चीज़ों को उठाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। आप खुद ही देख लीजिएगा उसका जो है वो रिज़ल्ट क्या निकलता है आपके साथ। स्क्रीन नहीं शो हो रही, जिन बच्चों के ना स्क्रीन नहीं शो हो रही या कोई आवाज़ का प्रॉब्लम है तो वो नेट का इशू हो जाता है, क्योंकि जिनका नेट वीक है उस वजह से जो है वो प्रॉब्लम आता है। आप उसको रीज्वाइन करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा आपका जो प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट पे हम चलते हैं साइंस की तरफ। जो साइंस का काम हमने करना है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का। इसके अंदर सबसे पहले जो बुक मैंने बच्चों को रिकमेंड किया, मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में है, ये मियां शफीक की किताब है जिसको आपने लेके चलना है। आज हम जो है पहले मैथ पोर्शन स्टार्ट करते हैं बेसिक से, कि मैथ पोर्शन में हम क्या करेंगे। तो ये मैथ पोर्शन है हमारा जी। हेयर आर सबसे पहले सीरीज़ वाला पार्ट हम इस तरह से लेके चलेंगे ताकि हमारा जो एमपीटी का पोर्शन है वो भी तैयार होता जाए और साथ साथ जो है हम साइंस की तैयारी भी करते जाए। आज आपने ये करना है मेरे साथ कि इनको ज़रा सीरीज़ को सीखना है, सीरीज़ क्या होती हैं, क्योंकि ये एमपीटी के अंदर भी आती हैं और आपके एनुअल एग्ज़ाम के अंदर भी शामिल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें सीरीज़ 2, 4, 6, 8। तो आप इसको क्या करेंगे, 2, 2 का एडिशन हो रहा है इसके अंदर। हमारा नेक्स्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप मुझे मैसेज में रिप्लाई करें। फिर इसके बाद आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़ 1, 3, 5, 7, इसका जवाब बताएं। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़, एंड में मैं बताऊंगा आपको 10, 20, 30, 40 नेक्स्ट क्या आएगा। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़ 5, 10, 15, 20। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़ 100, 90, 80, 70। आपने आंसर नंबर के साथ लिखना है। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़ 1, 4, 7, 10। और नेक्स्ट आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़ 3, 6, 9, 12। अब ये यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़ 7, 14, 21, 28। फिर नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़ 5, 10, 15 क्या आएगा नेक्स्ट। और नेक्स्ट नंबर इन 24, 36, 48। व्हाट 10 क्वेश्चंस हैं। तो जिन बच्चों को आंसर आते हैं ज़रा मुझे देखते हैं कितनों के ठीक हैं। रेड, अच्छा अब क्या आएगा 5, 7, इसमें ऑड नंबर्स आ रहे हैं, 9 आ जाएगा। इसमें आएगा 10, 10 का डिफरेंस 50 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 5, 5 का डिफरेंस आ रहा है तो 25, 5 का टेबल जा रहा है। ये 10 डिसेंड कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में 10, 10 डिक्रीज़ हो रहे हैं तो 60 आ जाएगा। 100, 90, 80, 70, 60 बिल्कुल ठीक है। 1, 4, 7, 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से 3, 3 का डिफरेंस एडिशन हो रही है। 1 और 3, 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13 आ जाएगा।
3 का एडिशन हो रहा है सब में, इधर भी 3 का एडिशन है, 3 का टेबल है ये। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15। यहाँ पे आ जाएगा 7 का टेबल, 7 2 40 20 बिल्कुल, और 5 10 15 5 का डिफरेंस चल रहा है 20, और लास्ट 60 12 का टेबल चल रहा है। तो ये देखें इस तरह करके सीरीज़ वाले क्वेश्चन आज आपको इनका मैं होमवर्क दूंगा, थोड़े से इससे मुश्किल होंगे, लेकिन ये बेसिक सीरीज़ इस तरह से में कोई ना कोई आपने देखना है कि किस पैटर्न से जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ताकि आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो ये तो हो गया सीरीज़ वाला। अब हम बढ़ते हैं साइंस का। आज आपने सिर्फ इतना ही पोर्शन करना है, और इंशाल्लाह ताला ये थोड़ा थोड़ा करते हैं जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अकेडमीज़ में ये किया जाता है बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल डाल दी जाती है, तो बच्चे जो उसको पिक ही नहीं कर पा रहे होते। तो हम इंशाल्लाह ताला पहले बेस से सिंपल से उठाएंगे और एडवांस, जो कि इंटरनेशनल मेथड है और टीचिंग के अंदर जो हम बच्चों को जिस तरह पॉलिश करते हैं। चैप्टर जो है उसके अंदर मैं कंटेंट आपको बता देता हूँ जो हमने करने हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ एस्ट्रोनॉमी, और ये भी आपको मरूज़ी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज के होमवर्क के लिए हम जो चीज़ें करेंगे, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कायनात की इब्तिदा किस तरह से हुई, बिग बैंग थ्योरी क्या है, गैलेक्सी क्या है। अच्छा, साइंस का मैं करने का आपको तरीका बता दूं, आपने बुक से नहीं तैयार करना इसको, सिर्फ वहाँ से कॉन्सेप्ट लेना है, पढ़ लें जिस तरह सोर्स से मर्ज़ी, क्योंकि ये 5 नंबर का जो है जुज़ आना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पेपर दिखाता हूँ पैटर्न, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है इसका 5 नंबर का जो है वो क्वेश्चन आना है इसमें। लाइक ये देखें 2023 का पेपर देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें डिफाइन सिरामिक्स, यानी एक क्वेश्चन के अंदर 4 जो है ना सब पार्ट्स हैं, 5-5 नंबर के, 5 मार्क्स ईच। और इसको सिर्फ आपने देखें ये 5, ये पहले चैप्टर में से आया, व्हाट इज़ ब्लैक होल, हाउ ब्लैक होल्स आर फॉर्म्ड एंड डिस्कवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने 5 नंबर के लिए सिर्फ जस्ट सिंगल साइड ऑफ द पेज सफिशेंट है, एक साइड पेज की। तो उसके लिए आप कंसेप्चुअल लिखें, टू दी पॉइंट लिखें, ज़्यादा कोई इसमें आपको एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे जो है हम इसको अगर देखते हैं लाइक दिस साइंस में, तो हम पहले चैप्टर में से क्या क्या करेंगे, क्या क्या उठाएंगे, ये भी देख लीजिए ज़रा। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में से हम लोग जो लेके चलेंगे, ये लें। अब बुक के अंदर से हमने, जिसमें मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ होमवर्क के लिए जो आपने करने हैं, और उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी मैं आपको करवा देता हूँ। ये एस्ट्रोनॉमी, और इसके अंदर जो है एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, एस्ट्रोनॉमी के अंदर क्या है जी, एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी साइंस है जो कि यूनिवर्स और आसमानी निज़ाम के साथ डील करती है, यानी जो सितारे हैं, चाँद है, सारा कुछ। आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है, इसमें से याद कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है। फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो यूनिट्स बनाए गए हैं मेजर करने के लिए, टाइम को, डिस्टेंस को, मास को, ये उनकी डेफिनेशन है, ये इसको आपने एक दफ़ा देखना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क आज का है। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कायनात की इब्तिदा किस तरह से हुई, इसके बारे में जो है। बिग बैंग थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिग बैंग थ्योरी का सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट इसका ये है कि साइंटिस्ट का मानना ये है कि तकरीबन 14 बिलियन ईयर्स अगो, एग्जैक्टली 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, और रफली अगर हम बात करें तो 14 अरब साल पहले एक धमाका हुआ था बहुत बड़ा। और उनका मानना है कि उससे पहले कायनात का जितना मैटर है ना, सारे सितारे, चाँद, सूरज, सब चीज़ें वो एक जगह पे इकट्ठी थी, और उसके बाद वो एक धमाके से फटी। उस फटने के बाद जो है ना वो ब्लास्ट हुआ, और चीज़ें जब बिखरना शुरू हुई स्पेस के अंदर, और अब वो ट्रैवल कर रही हैं, और एक्सप्लोजन के बाद वो बिग बैंग, बिग से मुराद है बड़ा, बैंग से मुराद है धमाका। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जब भी आपने तैयारी करनी है, याद करना है चीज़ों को, तो आपने इस तरह से करना है, उसके लफ्ज़ी तौर पे पहले इसका मतलब समझें कि ये टॉपिक जो है, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ने लगा हूँ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, पहले इसका मतलब क्या है, ताकि आपको ज़हन खुले, रटा ना लगाएं किसी भी चीज़ को। ओरिजिन से मुराद क्या है, इब्तिदा, स्टार्ट। यूनिवर्स से क्या मुराद है, कायनात, तो कायनात की इब्तिदा। अब इसके अंदर बिग बैंग थ्योरी, बिग से मुराद है बड़ा, बैंग से मुराद है धमाका। अगर कोई लफ्ज़ नहीं आता तो डिक्शनरी यूज़ करें, नोट्स को रटाना लगाएं। CSS जो है कंसेप्चुअल ड्राइव है, इसके अंदर आपको जो सेल्फ राइटिंग भी करनी है, तो इसलिए आप चीज़ों को जो समझ के करें। मैं तो आपको कहूँगा ये इसकी डायग्राम है। इसका आपका आसान तरीका है कि यूट्यूब से छोटी छोटी 5 मिनट की, 4 मिनट की वीडियो देखें, उसमें से कॉन्सेप्ट लें, विजुअल इफेक्ट होगा साथ, आपके लिए ज़्यादा आसानी से तैयार हो जाएगा। फिर इसके साथ आ जाएगा जी ये फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स। ये भी क्वेश्चन आता है कि कायनात का मुस्तकबिल क्या होगा धमाके के बाद, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंपल इसने डिफ़ाइन किया है कि कुछ लोगों का कहना ये है कि दोबारा से जो है वो कायनात का जो सारा मैटर धमाके के बाद बिख रहा है या फैल रहा है, दोबारा से एक ख़ास मुकाम पे जाके रुक जाएगा, वापस आना शुरू हो जाएगा। कुछ का मानना है कि इस तरह फैलता जाएगा।
कुछ का मानना है कि दोबारा वापस आके फिर दोबारा धमाका होगा। यानी इस तरह 4 मॉडल जो है ना ये वाले, सिर्फ ये आपने ये करना है। फिर गैलेक्सी की डेफिनेशन करनी है। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी कायनात के अंदर मैं आपको सिंपल बता दूँ, उन चंद सितारों या प्लैनेट्स का और स्टार्स का मजमूआ है जो कि ग्रुप की फॉर्म में सफ़र कर रहे हैं। अगर आपको रात को आप आसमान पे सितारे देखते हैं तो वो एक गैलेक्सी का पार्ट है, और कुछ इसी तरह के सितारों का झुरमुट को गैलेक्सी कहा जाता है, जो कि एक ख़ास ग्रुप की फॉर्म में सफ़र कर रहे होते हैं, और एक ग्रुप के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। तो कायनात के अंदर तकरीबन 100 से 200 बिलियन गैलेक्सीज़ हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा करें कि एक एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, तो कितनी बड़ी कायनात है। गैलेक्सी की भी आप वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी। और हमारी जो गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे है, इसके बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ना है। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस यहाँ तक सोलर सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। आज के लिए इसका इतना ही। होमवर्क में आपने बिग बैंग करना है, गैलेक्सी की डेफिनेशन करनी है, और इसके साथ में वो डायरी आपको मिल जाएगी जो बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसके बाद आ गया जी इस्लामिक स्टडीज़ का। नेक्स्ट हम करेंगे इस्लामिक स्टडीज़ का आज जो है। अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा आपको पेपर का पैटर्न दिखा दूँ पहले। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जहाद आ गया, यही पेपर देख लेते हैं। चलें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में तहम्मुल व बर्दाश्त और रफ़ू दरगुज़र को जो मुकाम हासिल है, इसका अहाता कीजिए। अच्छा, मैं आपके सामने एक चीज़ बताऊँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब सवाल आया, ये चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में तहम्मुल व बर्दाश्त और अफ़ू दरगुज़र, माफ़ी को जो मुकाम हासिल है, आप ज़ुबानी बगैर नोट्स पकड़े आप मुझे बताएं कितनी एग्जाम्पल इसमें हम दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। एक बूढ़ी औरत आप पे कूड़ा फेंकती थी, आपने उसको माफ़ कर दिया, ठीक हो गया। हज़रत हमज़ा का जो कातिल था, जिसने वो वैशी नामी जो हबशी था, हिंदा के कहने पे जिसने उसको किया था, उस पर आपने उनको माफ़ किया, ये भी इसमें मिसाल आ सकती है। बूढ़ी औरत जो कूड़ा फेंकती थी वो भी आ सकती है। फ़तह मक्का के मौका पर आपने आम माफ़ी का ऐलान किया, ये भी आ सकती है। यानी आपने क्या करना है, और कमेंट्री थोड़ी सी आपको बनानी आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करना सीखें। एक्सप्रेशन किस तरह लेके आया जाता है अपनी बात में। मसलन अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यात मुबारका रहती दुनिया तक असवा इसना का बेहतरीन नमूना है। आपकी ज़ात बबरकत के अंदर तहम्मुल व बर्दाश्त और रफ़ू दरगुज़र को उत्तम बदरजा उत्तम अहमियत हासिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर तहम्मुल और बर्दाश्त और बुर्दबार इंसान आलम हस्ती ने कभी ना देखा। मैं अपने पास से बनाई जा रहा हूँ, इसमें क्या मुश्किल है। आपका एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग बनाएं, लिखना सीखें और अपने पेन को चलाएं, बस ये काम है। चीज़ें वही हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एकेडमी सिर्फ ब्रांड्स हैं, नाम है जो कि आपको लूटने के लिए बनाए जाते हैं। तो आपने करना क्या है, जितना सिंपल लेके चलेंगे सिंपल वे में, उतनी आपकी तैयारी और मेंटली आप रिलैक्स होंगे। क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम के अंदर याद रखिएगा, वहाँ पे आपकी नर्व्स का एग्ज़ाम है। जब तक आपके नर्व्स के तौर पे या मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं होंगे, तो आप वहाँ पे रिवीजन का तो टाइम आपको मिलना ही नहीं। तो आपने वहाँ पे अपने को तैयार रखना है। जिस तरह का मर्ज़ी क्वेश्चन है उसको हमने अटैम्प्ट करना है। तो आज का मैंने इसलिए जो है ना इसमें 18 सिर्फ क्वेश्चन जब बना दिए, इसका पेपर आपका आराम से कवर हो जाता है। तो आज हम इस्लामिक स्टडीज़ का जो पहला टॉपिक है वो करेंगे, दैट इज़ दीन और मज़हब में फ़र्क। ये वाला हमारा टॉपिक है। होमवर्क में बच्चों को ये तैयार करना है। आप लोग सारी बातें छोड़ के तैयारी शुरू करें, किसी की बात पर ध्यान ना दें, टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो मुख्तलिफ जगह पे, कई बच्चों की आदत होती है सारी दुनिया फेर के ना बाद में वो टाइम ज़ाया करते हैं, उनको करने दें। आप लोग अपनी तैयारी करें। जो बच्चे मेरे साथ अटैच हो चुके हैं, इंशाल्लाह 1 मंथ बाद आप उनकी भी प्रोग्रेस देख लीजिएगा और अपनी भी देख लीजिएगा। अच्छा, मज़हब और दीन में फ़र्क फर्स्ट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले मज़हब क्या है और दीन क्या है। आपको पता है कुरान मजीद में इस्लाम के लिए अल्लाह ताला ने कभी भी हमेशा दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मज़हब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। मज़हब एक छोटी चीज़ है। मज़हब और दीन में अगर आपको सिंपल फ़र्क बताऊँ ना, सिर्फ ये फ़र्क है, मज़हब अबादात और एतक़ादात के रूहानी मजमूए का नाम है। यानी मज़हब जो है वो आपका दीनवी हिस्सा है, या आपके दीन के प्रिंसिपल्स हैं। और जो दीन है ना, दीन से मुराद है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो मजहबी ज़रूरियात हैं या जो अल्लाह ताला से आपका रिलेशन है, उसके अलावा दुनिया के तमाम मामलात उनका अहाता करता है। यानी दीन एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर ना सिर्फ आपका जो है मज़हब आ जाता है, जो ना सिर्फ आपका रिलीजन आ जाता है, बल्कि इसके अलावा आपकी सियासत, मुआशरत और तमाम उमूर ज़िंदगी जो हैं वो भी शामिल आ जाते हैं। तो ये इसमें सिंपल सा फ़र्क है। बाकी इसकी जो मैंने सारी डेफिनेशन आपने ये याद करनी है। कुछ हिस्सा इस तरह का होगा नोट्स में जिसको आप क्रैम करना होगा, कुछ को आपने जो है पॉइंट सिर्फ क्रैम करने होंगे, और कुछ के अंदर जो है आपने जो पूरे का पूरा उसको याद करना होगा। अब दीन और मज़हब में फ़र्क यहाँ पे आ गया। मज़हब इंसान और खुदा के दरमियान राब्ते हैं, ताल्लुक़ का नाम है, सिंपल।
मज़हब क्या नाम है? इंसान और खुदा के दरमियान तल्लुक़ का नाम है, जबकि दीन इंसान और खुदा के मबैन मजहबी अमूर के साथ साथ इंसानों के साथ दूसरे इंसानों के साथ माशरती, सियासी और अखलाकी पहलुओं का भी अता करता है। ले जी, सबसे आसान हल हो गया। मज़हब इंसान और खुदा के दरमियान तल्लुक़, जबकि दीन इंसान और खुदा के साथ साथ इंसानों के जो दूसरे इंसानों के साथ माशरती, सियासी और अखलाकी पहलू हैं उनको भी शामिल करता है अपने अंदर। तो इन दीन, आगे आयतें वगैरह सारी ये मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, आपने आज ये सवाल जो तैयार कर लेना है। बहुत सिंपल है, मैंने सारा सिंपल कर दिया है। नोट्स का फ़ायदा ये है कि जो अच्छी बुक्स थी मैंने उनमें से सेंस निकाल लिया है। होता ही है कि जब आप पढ़ने लगते हैं ना तो किताबों के अंदर बहुत दफ़ा एक्स्ट्रा डिटेल होती है, दिमाग वहाँ पे खो जाता है और टाइम वेस्ट होता है। नोट्स का सिर्फ फ़ायदा ये है कि आपका जो टू दी पॉइंट टाइम ज़ाया किए बगैर, इधर उधर आपकी डिस्ट्रैक्शन के बगैर आप जो है ना मेन चीज़ें जो तैयार कर लेते हैं। और नोट्स किसी अच्छे इंसान के लेने चाहिए। अगर आप नोट्स इधर उधर से पकड़ेंगे तो वो जिसको बनाने नहीं आते वो रेलिवेंट चीज़ें उसमें शामिल की होंगी, उससे भी आपका जो नुकसान होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, ये है जी आपका पहला क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी दफ़ा आया हुआ है, प्लेटो, अफलातून। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस का मैंने आपको बताया था एडवांटेज क्या है। एक तो इसमें ना 3-4 एडवांटेज बड़े अच्छे हैं। एक तो सिलेक्टिव स्टडी है, थोड़ा सा सिलेबस करके हम आराम से पेपर कर लेते हैं। दूसरा ये है कि इसका आधा सिलेबस जाकर हम तैयार कर लें तो पीएमएस का भी हमारा जो पोर्शन है वो तैयार हो जाता है। तो आप देखिएगा पहला जो फिलासफर है प्लेटो है। प्लेटो को मैंने इस तरह से नोट्स डिज़ाइन किए हैं कि सबसे पहले जो सीएसएस में क्योंकि ऑब्जेक्टिव आनी है, पीएमएस के पेपर में ऑब्जेक्टिव नहीं आती, 5 क्वेश्चन आते हैं आपको सब्जेक्टिव के ही। तो सीएसएस के अंदर 4 सब्जेक्टिव के होंगे और जो 2 होंगे, एक क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव का होगा 20 नंबर का। तो मैंने खुद ही यहाँ पे क्या किया है, इसके अंदर इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ जो है। अच्छा, एक और मैं चीज़ आपको बताऊँ, ये बीसी कैलेंडर है, ये उल्टा चलता है। बीसी से क्या मुराद है, इसको थोड़ा सा समझ लें, बाद बच्चों को ना इसमें कन्फ्यूजन होती है। ये देखिएगा ज़रा, बीसी अक्सर इसको ना गलत पढ़ते हैं या गलत इसको अंडरस्टैंड करते हैं। बीसी से मुराद है बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले। यानी ये वो टाइम है, ये उल्टा इसलिए चलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 400 बीसी है, फिर 300 बीसी हो गया, फिर 200 बीसी हो गया, फिर 100 बीसी हो गया, फिर 0 हो गया, फिर उसके बाद 0 से मुराद एडी स्टार्ट हो गया। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को आने में 400 साल रह गए, फिर कम होते होते 300 रह गए, फिर 200 रह गए, फिर 100 रह गए। क़ब्ल नबूवत वाला कैलेंडर भी इस तरह ही है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से क़ब्ल नबूवत 40, 30, 20 नबूवत मिल गई, उसके बाद फिर जो है ना बाद नबूवत वाला कैलेंडर वो सीधा शुरू हो जाता है। अच्छा, एडी से मुराद है एनो डोमिनी। ये बाद लोग आफ्टर डेथ लिख देते हैं लेकिन वो गलत है। एनो डोमिनी से मुराद है इन द ईयर ऑफ द क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हो गए थे। तो उसके बाद जो फिर ये कैलेंडर जब चल रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए 2024 साल जो है वो गुजर चुके हैं, तो ये सीधा हो गया कैलेंडर। अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज़ ये आ गई, हम पढ़ रहे थे प्लेटो का बीसी में पैदा हुआ। इसके बारे में मैंने ये दोनों चीज़ें दे दी, बाद हम रूजी में आते हैं कि कब पैदा हुआ था पेपर के अंदर, क्योंकि इसके बारे में बुक्स में बाद जगह पे 428 बीसी लिखा है, बाद जगह पे 427 लिखा है। अच्छा, इसका हवाल क्या है, इसमें कन्फ्यूजन क्या है? अगर पेपर में आएगा ना तो आपको इन दोनों में से एक डेट आएगी, दोनों इकट्ठी नहीं आएगी, क्योंकि पेपर बनाने वाले को पता होता है। तो अगर 428 आ जाए तो आपने वो पिक करनी है, 27 आ जाए तो वो पिक कर लेनी है। अगर वो मार्जिन देगा भी तो ज़्यादा गैप देगा, फॉर एग्जांपल 428 के साथ 426 या 423 के ऑप्शन देगा। खैर, उसके बाद आ जाता है जी, सुकरात का स्टूडेंट बन गया 407 में, इसने सुकरात से पढ़ा था। मैंने बैकग्राउंड इसलिए दिया है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर लेंथ बनाने के लिए आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है। यानी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए ना पॉलिटिकल साइंस के अंदर नंबर सिर्फ इसी चीज़ के हैं कि आपकी लेंथ अच्छी हो और पूरी आप रेलिवेंट लिखें। उसके लिए आपको उस फिलासफर का ना पहले एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। प्लेटो को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखें इसको क्यों पढ़ने लगे हैं। एक चीज़ तो ये ज़हन में रखें, ये पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस से क्या मुराद है? सियासत की साइंस। और इसका मेन मकसद क्या है? पॉलिटिकल साइंस वो सब्जेक्ट है, अगर इसको हम डिफ़ाइन करें सबसे पहले तो हम इसको समझ लें कि ये वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप डील करते हैं कि रियासत किस तरह चलनी है, रियासत के अमूर क्या होंगे, रियासत के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, या मसलन मुल्क का निज़ाम किस तरह से चलाना है, स्टेट को रन किस तरह से करना है, ये है पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिक्स की साइंस। तो ये पहला फ़िलासफ़र है या जो बाकायदा तौर पर इसने थ्योरी दी थी स्टेट को चलाने के लिए, या स्टेट को चलाने के लिए एक मॉडल पेश किया था। इसकी थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। आइडियल स्टेट से क्या मुराद है? इसने एक मिसाली रियासत का तस्वर दिया था। आइडिया से आइडियल, आइडिया यानी ख्याल, इसकी रियासत ख्याल पे बेस करती थी, एक मिसाल पे बेस करती थी। मिसाली रियासत इसलिए कहते हैं कि वो हकीकत में मबनी नहीं थी बल्कि इसकी एक इमेजिनेशन पे बेस करती थी, इसको आइडियल स्टेट कहते हैं। और उस आइडियल स्टेट के कुछ फीचर हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन मोस्टली 90% ये आता ही आता है। अच्छा,
ये सुकरात से बड़ा ही हम इसलिए चीज़ें समझेंगे क्योंकि हम पेपर में जब क्वेश्चन लिखेंगे तो हम इनके साथ रेफरेंसेस देंगे। सुकरात जो था बहुत बड़ा यूनानी फ़लसफ़ी था और उसने जो था सच्चाई, नेकी, अच्छाई इसका प्रचार किया, इंसाफ का। तो उससे इसने ये चीज़ें जो वैल्यूज़ थी वो इम्बाइब की या कैट की। उसके बाद सुकरात को आपको पता है सज़ाए मौत हो गई थी, ज़हर का प्याला पीना पड़ा क्योंकि वो नौजवानों पर बड़ा असरअंदाज हो रहा था और उसने कुछ इस तरह की बातें की जो कि उस वक़्त के हुक्मरान और उमरा लोगों के ख़िलाफ़ जाती थी। उसके बाद ये फिर इटली की तरफ गया और इटली का इलाका है सिसली, वहाँ पे इसने सफ़र किया 387 में। फिर वापस आया एथेंस में, एथेंस इसकी सिटी है, बर्थ प्लेस है। वहाँ पे इसने अपनी एकेडमी कायम की, एकेडमी के नाम से। पहली एकेडमी ये भी आपको बता दूँ इसने बनाई थी, इसी के नाम से हम एकेडमी कहते हैं ना जो, तो ये इसकी दरसगाह थी। उसके बाद जो है इसकी ये बुक्स हैं, इसमें रिपब्लिक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है जिसके अंदर इसने स्टेट के जो हैं रूल्स और रेगुलेशन बयान किए हैं। हमारे पेपर में वैसे यही पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है वो लिटरेचर वगैरह के वाले से इंपॉर्टेंट है। जो मैंने येलो की हैं ना 2-3 किताबें, सिर्फ आपने ये ज़हन में रखनी है, अगर मरूज़ी में आ जाए तो ये 3 किताबें, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है वो। मैंने इसलिए बच्चों का काम आसान कर दिया। अब ये इसके क्वेश्चन हैं पेपर में जो पास पेपर्स में आते हैं, इसके मुताबिक ही मैंने नोट्स डिज़ाइन किए हैं। ये पास पेपर के क्वेश्चन हैं। आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उससे पहले हम जरा इसकी बैकग्राउंड भी देख लें, प्लेटो की बैकग्राउंड क्या थी, क्यों इसने आइडियल स्टेट का नज़रिया दिया था। अगर आपको सवाल है तो आपने पूरी डिटेल से डिस्कस करना है। दूसरे बच्चों से नंबर ज़्यादा लेने के लिए आपने उसके साथ साथ ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो किसी और को ना बताऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल उस वक़्त ना अपनी किताब रिपब्लिक के अंदर इसने ज़िक्र किया है, प्लेटो की जो किताब थी। इस वक़्त एक तो मैं आपको बताऊँ यूनान के अंदर शहरी रियासत का तस्वुर था। अब शहरी रियासत क्या थी कि मुख्तलिफ़ सिटीज़ की अलग-अलग स्टेट बनी हुई थी। यानी आप ये समझ लें कि जिस तरह बरसगीर के अंदर जब अंग्रेज़ आया ना तो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी। कश्मीर एक थी, अलग रियासत थी, जौनागढ़, हैदराबाद, इन सब के शहरी रियासत ये होती थी कि एक राजा होता था, उसके पास अपनी फ़ौज होती थी और वो जो है ना मुल्क के अंदर ही अपना शहर उसका पूरा अंडर कंट्रोल होता था, यानी छोटी-छोटी रियासतों का तस्वर था। तो इसी तरह ग्रीक के अंदर भी, यूनान के अंदर भी जो है यही सिस्टम था। और 2 स्टेट्स जो थी, एक स्पार्टा और इसकी जो स्टेट एथेंस है, यानी ये जो 2 शहर थे ना स्पार्टा और एथेंस, इनकी आपस में जंग जा रही थी। इसको कहते हैं पेलोपोनेशियन वॉर। इस पेलोपोनेशियन वॉर के नतीजे में इसके शहर को यानी एथेंस को शिकस्त होती है स्पार्टा के हाथों। आपने 3 मूवी भी देखी होगी, उसके अंदर स्पार्टन्स का वो जिक्र है, बड़े बहादुर थे वो। जब इसके शहर को शिकस्त हुई ना और स्पार्टा फतह याब हो गया, इसने सोचा कि मैं कोई ऐसा निज़ाम हुकूमत दूँ। उस बेस पे इसने फिर आइडियल स्टेट दी थी कि जो कि फूल प्रूफ हो, जिसको इनकंकरेबल हो, तस्खीर ना किया जा सके। तो इस बेस पे इसने फिर जो था आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रेजेंट किया था। अब ये इसके जो हैं कोटेशंस हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। फिलोसफर किंग वाला क्वेश्चन बाद में हम करेंगे, पहले इसके आइडियल स्टेट आज हम देखते हैं। ये आइडियल स्टेट मैंने जैसा कि पहले बताया है, इसको यूटोपिया भी कहते हैं। ये आइडिया के ऊपर बेस करती थी। अब इसकी आइडियल स्टेट के फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो बेस्ड ऑन द एनालॉगी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इसने इस स्टेट को जानदारों की जो इसने ना मुख्तलिफ़ जगहों पर जब सफ़र किया इटली वगैरह में, तो इसने पाइथागोरस से और दूसरे लोगों से साइंस भी सीखी, मैथ्स भी सीखा। तो इसने जो डायसेक्शन ऑफ सोल सीखी ना, रूह की तकसीम, इसने इंसानी जिस्म को 3 हिस्सों में तकसीम किया। इसने कहा कि इंसान जो है ना उनमें इन 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ का असर होता है। या तो इंसान जो है, कुछ लोग होते हैं माशरे में जो कि बैली के ज़ेरे ताबे होते हैं, यानी उनका पेट उन पर गालिब होता है। ये भूखे लोग हैं जिनको पैसा कमाने में और सिर्फ मालो दौलत समेटने में गर्ज होती है। तो ये तमाम क्लासेस कौन है? लेबर, मज़दूर, सनतकार, ज़राअत से वाबस्ता लोग, बिजनेसमैन, ये सारे वो लोग हैं। फिर दूसरे वो लोग हैं जो कि हार्ट जिनका गालिब है, यानी जिनका जो है दिल मजबूत होता है, ये बहादुर लोग हैं, इनको मिलिट्री क्लास में जाना चाहिए। तीसरे वो लोग हैं जिनका ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये नॉलेज वाले लोग हैं। इसको उसने फिर फ़िलासफ़र्स और फ़िलासफ़र किंग का नाम दिया। उसने कहा इनको फ़िलासफ़र किंग या रूलर्स बनना चाहिए। तो 3 तरह के लोग जो है उसने डिफ़ाइन किए थे और इसी बेस पे इसकी आइडियल स्टेट बेस करती है। इसके अंदर जो है ना स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस है, यानी पेशावराना महारत पाई जाएगी। अब इसके सेलेंट फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले तो रूल ऑफ फ़िलासफ़ी है। यहाँ पे फ़लसफ़ा रूल करता है, यानी इस स्टेट की बुनियाद जो है फ़िलासफ़ी पे है। आगे चल के हम पढ़ेंगे इसके एजुकेशन सिस्टम को, कि जो इसका किंग बनता है उसको पहले फ़लसफ़े की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, फ़लसफ़े के बारे में उसको महारत हासिल होगी। फ़िलासफ़ी को ग्रीक कल्चर में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। उसके बाद रूल ऑफ वर्च्यू होगा। ये मैंने बताया आपको, सुकरात से शागिर्द था सुकरात का, तो सुकरात से इसने बहुत सी इस तरह की वैल्यूज़ जो थी वो ली थी। तो ये कह रहा है कि वो जो है किसका शागिर्द होगा, वो इसके अंदर स्टेट के अंदर जब वर्च्यू होगी, नेकी और रीज़न, अकल, दलील, नॉट अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूटिज्म। इससे मुराद ये है कि एक इंसान का
कोई अनक्वालिफाइड एब्सोल्यूट रूल नहीं होगा, डिक्टेटर टाइप रूल नहीं होगा, बल्कि लोगों की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जो फैसले होंगे। स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन, तालीम जो होगी वो स्टेट कंट्रोल करेगी, स्टेट की जिम्मेदारी होगी सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना। एजुकेशन को ये बहुत अहमियत देता है, कहता है कि अगर कोई इंसान एजुकेशन को निगलेक्ट कर देता है तो वो ही वॉक्स लेम टू द एंड ऑफ हिज लाइफ, वो इस तरह जिस तरह लंगड़ा वापस आता है अपनी ज़िंदगी के, और रिटर्न्स इम्परफेक्ट एंड गुड फॉर नथिंग टू द वर्ल्ड बिलो, और जो बाद वाली ज़िंदगी है उसके लिए भी वो कोई ख़ास चीज़ हासिल नहीं कर पाता। फिर वो कहता है कि नॉलेज जो कि ज़बरदस्ती हम हासिल करते हैं दिमाग पे कोई असर नहीं डालता। अच्छा, इसके बाद जो फिर नेक्स्ट चीज़ इसने डिफ़ाइन की वो ये थी जस्टिस होगा आइडियल स्टेट के अंदर, इंसाफ, इसका इंसाफ का क्वेश्चन भी आता है। ईच फाइंड्स वर्क अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, मैंने बताया 3 तरह के लोग हैं, तो हर एक को काम उसके मुताबिक मिलेगा, जिसके अंदर जो जीन्स गालिब होगी, जो जिसके ज़ेरे असर होगा। अगर कोई भूखा है, पैसे कमाने के लिए ज़्यादा रुझान रखता है तो उसको जो छोटी क्लासेस में जाना चाहिए, अगर बहादुर है तो उसे मिलिट्री क्लास में जाना चाहिए, और अगर ज़हीन है तो वो रूलर्स क्लास में शामिल हो जाएगा। फिर सेंसरशिप ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, इस पर यह बड़ा क्रिटिसिज्म किया जाता है कि इसने आर्ट को बैन कर दिया था, शायरों को अपनी रियासत में बंद कर दिया था, ख़ासकर वो शायर जो प्यार मोहब्बत के कसीदे लिखते हैं। इसने कहा था कि हमारी पहले जंग जा रही है स्पार्टा के साथ, अगर हम इन चक्करों में पड़ेंगे तो हम स्टेट को वीक कर देंगे, तो इस वजह से इसने जाना इसको बैन किया। फिर कैमिनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, इसने यहाँ पे कहा था कि जो अच्छा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैमिनिज्म से मुराद है मुश्तरका, बीवियाँ और प्रॉपर्टी मुश्तरका होगी सिर्फ ऊपर वाली 2 क्लासों के लिए, यानी जो रूलर्स होंगे और जो मिलिट्री क्लास है। इसका मानना ये था कि जो गरीब लोग हैं ना, छोटे लोग जो पैसा कमाने पे शौक रखते हैं, इनको शादी करनी चाहिए, इनको प्रॉपर्टी बनानी चाहिए। लेकिन जो ऊपर वाले 2 तबके हैं जिन्होंने स्टेट को रूल करना है, इनके लिए शादी और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये दौलत कमाने के चक्कर में पड़ गए ना तो वो लोग को सर्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इसने कहा कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, इज्तिमाई औरतें इनको पेश की जाएंगी, यानी जिससे मर्जी अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करें, और प्रॉपर्टी भी इनकी कलेक्टिव होगी, सारी साइश इनको दे दी जाएंगी, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं बना सकेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी होगी, यानी महल वगैरह या चीज़ें जो इनको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और लास्ट में इसने जेंडर इक्वालिटी की भी बात की, औरतों को बराबरी के हकूक़ देता है, यहाँ पर कोटेशन मैंने ऐड की है, इफ़ वेमेन आर टू हैव सेम ड्यूटीज़ एज मैन दे मस्ट हैव सेम अपब्रिंगिंग, अगर औरतों को सेम ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है मर्दों की तरह तो उनके अंदर सेम की परवरिश होनी चाहिए। फिर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का नज़रिया इसने दिया कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन से मुराद दिया है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, हर शख्स अपने टैलेंट के मुताबिक महारत हासिल करेगा, जिसके अंदर जो चीज़ है उसको उस शोबे में जाना चाहिए। और कहता था जस्टिस टू मी इज़ द क्लास डिवीजन एंड द स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, मेरे नज़दीक जस्टिस क्या है, क्लास डिवीजन हो, हर क्लास लहदा अपने तौर पे अपने स्पेशल करे अपने फंक्शन को, रह के उस दायरे कार के अंदर महारत हासिल करे। और मोर और लेस इट रिप्रेजेंट्स अ प्लान्ड सिटी और कॉमनवेल्थ, तो एक तरह से इसने कॉमनवेल्थ का जो कॉन्सेप्ट दिया ये था जिसका कॉन्सेप्ट आज इसको पढ़िएगा आप। आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है, बस अब स्टार्ट है, थोड़ा थोड़ा आराम से चलिएगा इंशाल्लाह ताला। हमारी स्पीड आप देखिएगा, इसके बाद आसानी से करेंगे और चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। तो आज हमने क्या करना है, आइडियल स्टेट पढ़ी, इसका जो मिसाली रियासत का एक खाका था जिसकी आइडिया की बेस करती थी रियासत, उसके क्या क्या फ़ीचर्स थे ये हमने पढ़े, सिर्फ आपने ये तैयार करने हैं। आज का काम इतना ही, डायरी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही हमारी ट्रायल क्लास जो है वो भी ख़त्म हुई, और नेक्स्ट जो इंशाल्लाह ताला मंडे से हमारा प्रॉपर सेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू प्लीज़ आस्क।